चलिए, हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट पढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 1 अलजेब्रा फर्स्ट मतलब बीजगणित प्रथम, 4 चैप्टर थे उस यूनिट के अंदर। 4 चैप्टर कौन कौन से थे? एपी मतलब समांतर श्रेणी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, तीसरा था हमारा बाइनोमियल थ्योरम मतलब द्विपद प्रमेय, और फोर्थ था हमारा डिटर्मिनेंट, सारणिक कहते हैं जिसे हम हिंदी में। आज हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे मतलब यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड का नाम है अलजेब्रा सेकंड। अलजेब्रा सेकंड मतलब बीजगणित द्वितीय। अब देखिए, इस यूनिट में को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट, पहला पार्ट है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित। इस जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर भी चैप्टर्स हैं। चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला चैप्टर है डॉट प्रोडक्ट, या हम इसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, हिंदी में कहा जाता है अदिश गुणन या फिर बिंदु गुणन। दूसरा चैप्टर है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वज्र गुणन या फिर वेक्टर प्रोडक्ट, सदिश गुणन कहते हैं इसे हम। तीसरा चैप्टर है अदिश त्रिगुणन मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। चौथा चैप्टर है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब सदिश त्रिगुणन। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। यूनिट का सेकंड पार्ट में 2 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगला चैप्टर है डिमावर थ्योरम, हिंदी में भी डिमावर का प्रमेय मतलब डिमावर एक नाम है। तो पहले हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, मतलब ये जो यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा का, ये वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये जो हमने आपको 4 चैप्टर के नाम बताए हैं, अदिश गुणन पढ़ने से पहले हमें थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है। मतलब जैसे कि वेक्टर है क्या, वेक्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब जानना जरूरी है। वेक्टर किसे कहते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को कैसे लिखेंगे आप, या फिर 2 वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे। यदि स्थिति सदिश दिया गया है, स्थिति सदिश क्या है ये भी हमें जानना जरूरी है। दिया गया है जैसे माना एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट का, 2 पॉइंट्स के अलग अलग स्थिति सदिश दिए गए हैं, तो उनके बीच की दूरी को हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब हमें जानना जरूरी है, जिसमें से कि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये जो हमने चैप्टर के नाम बताए हैं, इसके अलावा जो हम अब बता रहे हैं आपसे, इन सब से भी क्वेश्चन बनता है। मॉडुलस मतलब मापांक क्या होता है वेक्टर का, ये पूछ लिया जाता है। अलग अलग वेक्टर दे दिया जाए, उन दोनों को जोड़ें मतलब जोड़ना घटाना, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं वेक्टर क्या है। देखिए, अदिश राशियां और सदिश राशियां मतलब स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करें अदिश राशियों की। जैसे कि आप बोर्ड पर भी देख पा रहे होंगे, अदिश राशियां लिखी हैं हमने। स्केलर क्वांटिटीज क्या हैं? जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम अदिश राशियां। जैसे कि हमने पहली वाली लिखी है लंबाई। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर मेरे हाथ में है, आप देख पा रहे हैं, अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। अब वो लंबाई किस साइड से किस साइड नाप रहे हैं हम, इधर से इधर ले लीजिए या इधर से इधर ले लीजिए, मतलब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, दोनों साइड से सेम ही आएगी। मतलब इसमें डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं कि इस दिशा से उस दिशा की तरफ लंबाई इतनी है। तो इस टाइप की क्वांटिटी होती है अदिश राशियां, मतलब राशियों को कहते हैं अदिश राशियां, जिसमें दिशा की कोई बात नहीं होती। टाइम ही ले लीजिए कि हमें मान लिया हमें अपने घर से कॉलेज जाने में टाइम लगता है, ये माना आधा घंटा लगता है, तो टाइम में डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, हम कह रहे हैं कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन समय दिशा नहीं दिखाता है। ठीक है, ठीक इसी तरह आयतन, घनत्व, ये सब जो राशियां हैं, द्रव्यमान, अदिश राशियां हैं। अब हम चलते हैं सदिश पर। सदिश क्या है? यदि हम ये जो परिमाण है इसके साथ साथ डायरेक्शन भी दे दें, दिशा भी बता दें, तो हम कहेंगे कि ये राशियां सदिश राशियां हैं। पहला हमने एग्जाम्पल लिखा है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मतलब हम मान लिया 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। मानो ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है एम, ये मान के चलते हैं हम। ठीक है, हमने क्या किया, हमें ए से एम तक पहुंचना है, हमें एक्चुअल में यहां से यहां तक जाना है, ए से एम की डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम ऐसे 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 पहुंच जाएं या फिर सीधा पहुंच जाएं, पहुंचना तो हमें एम पर ही है। ये जो हमने टोटल इधर उधर से गए हैं, मतलब हम माना पहले यहां पहुंचे बी पर, फिर सी पर, फिर डी पर, फिर ई पर, फिर एम पर, तो ये जो हम घूमकर गए हैं टोटल, इसे कहते हैं हम दूरी, जो हमने चल दिया है। ठीक है, और एक्चुअल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब ए से बी की तरफ चलने पर जो मिनिमम दूरी हमने तय की, ये होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, यदि इसके साथ साथ विस्थापन मतलब अदिश राशि परिमाण के साथ साथ दिशा भी बता दी जाए तो अदिश राशि हो जाती है।
सेकंड एग्जांपल लिखा है बल। बल आप जानते ही हैं, मान लिया ये है बोर्ड देख रहे हैं आप, इस पर बल लगा दिया जाए तो किसी दिशा में लगेगा, अंदर की साइड लगा रहे हैं तो अंदर लगेगा, बाहर की तरफ लगा रहे हैं तो बाहर की तरफ तो खैर पॉसिबिलिटी नहीं है, हम लगा रहे हैं तो अंदर की तरफ ही लगा पाएंगे। ठीक है, तो दिशा दे दी गई है हमने बल लगाने के लिए। मान लिया ये है, ये डस्टर है, हम इसे इधर से उधर पहुंचाना चाहते हैं तो हम बल लगाएंगे, बल लगा के उस साइड भेजेंगे इसे, तो इसे एक दिशा में लगा रहे हैं, तो ये है हमारा सदिश राशियां। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंट से मतलब है हम दर्शाते कैसे हैं। हम करते क्या है कि सदिश राशियों को एक लाइन से दिखा देते हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा है ए से एम की तरफ, और साथ में एरो बना देते हैं। ठीक है, एरो बना देते हैं मतलब तीर बना देते हैं, तो वो हमें डायरेक्शन दिखाता है। किसी भी सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए हम एक लाइन दिखा देते हैं और साथ में एरो लगा देते हैं कि इस दिशा से इस दिशा की तरफ हम जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हुआ, ये मान लिया पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, ये दिशा हो गई, ए से हमें बी की तरफ जाना है। क्लियर है? ये हो गया निरूपण, हम दिखाते कैसे हैं। इसका जो परिमाण है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड कहते हैं परिमाण को, वो ए बी की लंबाई की तरफ है, लंबाई के बराबर है, लंबाई की तरफ नहीं है एक्चुअली, लंबाई के बराबर है। ठीक है, हमने कहा ए बी की लंबाई एक्स वाई जेड आप कुछ भी मान लीजिए इतनी है, और ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, तो वेक्टर ए बी लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिख देते हैं। डायरेक्ट ये एरो इधर लगा हुआ है तो ऐसे लिख देते हैं इस वेक्टर को। इसके अलावा हम जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स हैं हम उनसे दिखाते हैं वेक्टर को, मतलब जैसे ऐसे दिखा देते हैं वेक्टर ए बी सी, इस टाइप से दिखा देते हैं। क्लियर? जैसे हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, यदि हमने इसको ए कह दिया है। ठीक है, कुछ और लिखना चाहें बी सी इज इक्वल टू वेक्टर सी या वेक्टर बी, जो भी हम देते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप से हम दिखाते हैं। अब एक और बात, इससे अगला वाला एक वैल्यू आती है, मतलब एक टर्म आती है मापांक। मापांक मतलब मैग्नीट्यूड कहेंगे या मॉडुलस कहेंगे। परिमाण मतलब ये मापांक क्या है? मापांक एक्चुअली परिमाण ही है। ठीक है, या फिर हम इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, निरपेक्ष मान कहते हैं। ठीक है, जो परिमाण है उसे मापांक कहा जाता है। किसी भी सदिश का मापांक यदि हमें दर्शाना है तो हम क्या करते हैं? मान लिया हम वेक्टर ए ले रहे हैं, ए वेक्टर ले लिया हमने, यदि हम ए का मापांक दिखाना चाहें, वेक्टर ए, हमें करना एक क्या होता है, देखिए बुक में आपको ये जो वेक्टर है ये बोल्ड मिलेगा। ठीक है, बोल्ड से मतलब है थोड़ा डार्क लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम क्या करते हैं इसके ऊपर एरो लगा के दिखाते हैं। ये एरो दर्शाता है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और या फिर आपको ऐसे भी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आपको बुक में ये भी मिल सकता है और आपको बुक में ये भी मिल सकता है। ठीक है, या केवल बोल्ड मिलेगा। स्टार्टिंग में कह दिया जाता है बुक में कि जितनी भी वैल्यू बोल्ड लिखी गई हैं वो सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। यदि आपको वेक्टर लगा हुआ नहीं मिल रहा है ऊपर, इसका मतलब वैल्यू बोल्ड लिखी गई होगी, थोड़ा डार्क लिखी गई होगी, थोड़ा गहरी। ठीक है, तो वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। बुक में शुरू में लिख दिया जाता है, बार बार ना लिख के, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है कि एरो नहीं लगा हुआ है उसके बाद भी हम इसको वेक्टर क्यों कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब मापांक की बात करते हैं। मापांक, किसी भी सदिश का मापांक, सदिश का मापांक, मापांक कहते हैं हम मॉडुलस को, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं हम ताकि आपको क्लियर दिख जाए। सदिश का मापांक, का मापांक, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। देखिए, मान लिया ए कोई वेक्टर है, यदि ए कोई सदिश है, ए वेक्टर ए कोई सदिश है, ठीक है, तो इसके मापांक को हम कैसे लिखते हैं? तब वेक्टर ए का मापांक, मापांक होता है इसका परिमाण। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअल, तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं वेक्टर ए और साथ में ये मोड लगा देते हैं। ठीक है, या तो हम इसको ऐसे दिखाते हैं या फिर नॉर्मल ए लिख देते हैं। ठीक है, ए ना तो उसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ होगा ना ही मोड लगा हुआ होगा। इसका भी मतलब यही है कि ये इसका मापांक है या परिमाण है या ये इसका मापांक है। क्लियर है? मापांक के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वेक्टर ए बी, यदि हम वेक्टर ए बी वेक्टर का मापांक निकालना चाहते हैं
तो इसमें भी सेम ही कंडीशन अप्लाई करेंगे। करना क्या है, हमें ये मोड लगा देना है दोनों साइड, मतलब हम इसको ऐसा लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, या मैग्नीट्यूड भी कहते हैं इसे, मोड के साथ साथ, मॉडुलस के साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर, मतलब इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या है? इकाई सदिश वो होता है जिसका मापांक 1 हो जाए, ठीक है। यदि किसी वेक्टर के मापांक की वैल्यू 1 हो जाती है तो हम उसे इकाई सदिश कहते हैं। इकाई सदिश मतलब यूनिट वेक्टर। तो इकाई सदिश, सदिश यूनिट वेक्टर कहते हैं। इकाई को एकक भी कह देते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो हम क्या कह रहे हैं, जिसका मापांक 1 हो, तो यहां लिख देते हैं जिसका मापांक 1 हो, जिसका मापांक 1 है। मापांक 1 लिखो या इकाई लिखो, एक ही बात है। इकाई का मतलब ही तो 1 होता है। अब यदि हम कह रहे हैं कि a का मापांक 1 है, इसका मतलब a इकाई सदिश है। यदि हम कह रहे हैं वेक्टर ए बी का मापांक 1 है, इसका मतलब वेक्टर ए बी इकाई सदिश है। अब इकाई सदिश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो वेक्टर ए माना है, कोई भी वेक्टर है, वेक्टर ए का इकाई सदिश लिखना है, तो इकाई के लिए हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं, ऊपर कैप कहते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं वेक्टर ए के इकाई सदिश को हम दिखाते हैं ए कैप से, ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। कैप लगा देने, एक कैप पढ़ते हैं इसको, जहां भी कैप लगा हुआ मिले आपको तो आप समझ जाना कि ये इकाई सदिश है। इकाई सदिश मतलब यदि हम इसका परिमाण निकालें या इसका मापांक निकालें तो वैल्यू 1 हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कैप लगा हुआ है ऐसा, ये है कैप ए के ऊपर। अब ये ए कैप है क्या? ए कैप को हम निकालते कैसे हैं? देखिए, हम कहें ए का इकाई सदिश या ए की दिशा में इकाई सदिश, एक ही बात होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वेक्टर ए की दिशा में इकाई सदिश, दिशा में इकाई सदिश निकालते कैसे हैं इसे? देखो, ये तो वेक्टर हुआ, ये ए कैप से प्रदर्शित हमने कर दिया। अब ए कैप की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो हम लिख रहे हैं। दिशा में इकाई सदिश कहें या ए का इकाई सदिश कहें, एक ही बात है, ठीक है। या ए का इकाई सदिश, वेक्टर ए का इकाई सदिश। हमने ये कहा है कि हम इसको एक कैप से दिखा रहे हैं। ए कैप मतलब ए के ऊपर कैप लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। ए का मापांक, ये वेक्टर ए है, ये ए का मापांक है। इस ए के मापांक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन ए, ठीक है। तो ये होगा हमारा ए कैप का फॉर्मूला। ए कैप मतलब इकाई सदिश, किसी भी सदिश का मापांक यदि 1 है तो वो इकाई सदिश हो जाता है। मापांक क्या है? किसी भी सदिश का परिमाण ही उसका मापांक कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक आता है शून्य सदिश। शून्य, जीरो मतलब जीरो वेक्टर, यदि किसी का मापांक 0 है तो वो जीरो वेक्टर हो जाता है, ठीक है। किसी का मापांक 0 है तो वो जीरो वेक्टर हो जाता है। इसके बाद आते हैं इक्वल वेक्टर्स, मतलब समान सदिश, ठीक है। पहले लिख लेते हैं हम जीरो वेक्टर, शून्य सदिश या नल वेक्टर, शून्य सदिश, ये हुआ हमारा नल वेक्टर। ये होता है जिसका मापांक 0 हो, वो शून्य सदिश है। नॉर्मली हम लिख देते हैं जिसका मापांक, या ऐसी सदिश को शून्य सदिश कहते हैं जिसका मापांक 0 हो, ठीक है। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ओ बना देते हैं या 0 कह दीजिए, प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग बुक में आपको थोड़ा सा वेरिएशन मिल सकता है, कहीं आपको ऐसे भी दिखा मिलेगा, ठीक है। तो इससे प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसके बाद? समान सदिश हम किसे कहते हैं? समान सदिश मतलब इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक लाइन बना देते हैं, एरो लगा देते हैं, ए से बी है, यदि ए बी बनाया था, ए से बी की तरफ चले थे तो वेक्टर ए बी था। यदि कुछ वेक्टर ऐसे हो जाएं जिनमें परिमाण और दिशा समान हो जाए,
ठीक है, जिनका परिमाण भी बराबर है और दिशा भी बराबर है। तो इस टाइप के वेक्टर को हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश। समान सदिश लिख लेते हैं। समान सदिश वो होते हैं जिन सदिशों के परिमाण और दिशा बराबर हो जाएं। ठीक है, तो समान सदिश या इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स जिनके परिमाण और दिशा बराबर हो, परिमाण और दिशा बराबर। हमने ये आपको देखिए डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आती है, ये हम आपको बेसिक चीजें बता रहे हैं, इसलिए उसी फॉर्म में लिख दिया है। बस जितना आपको बताना जरूरी है। हमें क्वेश्चंस करने हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले जो जो हमें पता होना चाहिए वो हम सब लिख रहे हैं। क्लियर है? तो परिमाण और दिशा बराबर हैं, यदि दो सदिशों के दिशा बराबर हैं तो वो समान सदिश कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया ए बी वेक्टर, ए से बी की साइड दिशा है इसकी, ये हो गया वेक्टर सी डी। ठीक है, बराबर ही है इनके परिमाण, तो ये भी मान लिया वेक्टर ए है, ये भी मान लिया, ये मान लिया वेक्टर ए, ये मान लिया वेक्टर बी। ठीक है, डायरेक्शन उधर ही लगा रहे हैं हम कह रहे हैं इन दोनों के परिमाण बराबर है। इसका मतलब वेक्टर ए बी का परिमाण और वेक्टर सी डी का परिमाण बराबर है, और दिशा हमने लगाई है उस साइड है। इसका मतलब समान सदिश क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं, समांतर भी होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बी बराबर वेक्टर सी डी, या वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। वेक्टर ए बी को हमने कहा वेक्टर ए, वेक्टर सी डी को हमने कहा वेक्टर बी। ठीक है, अब इसके बाद आता है विपरीत सदिश। विपरीत सदिश क्या है? यदि डायरेक्शन पलट जाए, उल्टा हो जाए तो विपरीत सदिश कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन बदल जाए, परिमाण बराबर है लेकिन दिशा अलग हो जाए, तो वो हो जाते हैं विपरीत सदिश। ठीक है, तो हम ये भी लिख देते हैं विपरीत सदिश क्या है, या हम ऐसा कहें नेगेटिव वेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट क्या है एक दूसरे से, नेगेटिव ऋणात्मक सदिश भी कह सकते हैं हम इनको। तो ऋण सदिश या ऋणात्मक सदिश, नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, नेगेटिव में यही है, हमने इसको ले लिया, ये ए बी है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यदि परिमाण सेम हो जाए, ये वेक्टर ए है, यदि हम इधर से इधर पहुंच जाएं, ये सी डी, ठीक है, ये भी ए है माना, लेकिन ये इधर, जिसकी डायरेक्शन इधर ना हो के इधर हो जाए तो माइनस लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो उस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं वो ऋण वेक्टर कहलाते हैं। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ए, और सी डी नहीं होगी इसकी दिशा, इधर से इधर जा रही है, एरो इधर लगा है तो डी सी। ठीक है, डी सी इज इक्वल टू माइनस ए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कुछ होते हैं सदृश सदिश, मतलब लाइक और अनलाइक। यदि समांतर हैं, मतलब एक ही दिशा में है तो लाइक, अलग हैं तो अनलाइक, मतलब विपरीत, जिसे हमने कह दिया था। अब देखिए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है आपका दो जो वेक्टर्स हैं उन्हें हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, ऐड करने के लिए एक नियम होता है, त्रिभुज नियम। देखो मान लिया, पहले इसे नियम बताने से पहले हम आपको पोजीशन वेक्टर बताते हैं। ऐड करने का त्रिभुज नियम बताने से पहले पोजीशन वेक्टर बताते हैं। देखो आपने 2 डायमेंशन प्लेन पढ़ा है, 2D मतलब x और y। आपको थोड़ी देर के लिए ले चलते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, ये इसे कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, x पर यदि हम कोई दूरी चलते हैं, मान लिया यहां पॉइंट A है, यहां से यहां तक की दूरी हमने मान ली x है। ठीक है, इसका मतलब यह है x अक्ष पर चली गई दूरी A। यहां आ जाते हैं, अब मान लिया ये पॉइंट B है, ये वाली दूरी हमने मान ली स्मॉल y है, इसे कहते हैं हम y अक्ष पर चली गई दूरी। निर्देशांक लिखते हैं, जब हम x अक्ष और y अक्ष लिख रहे हैं तो निर्देशांक हम ऐसे लिखते हैं x y।
ठीक है। एक्स वाई प्लेन में निर्देशांक कैसे लिखते हैं, पहले एक्स लिख देते हैं और फिर वाई लिख देते हैं, निर्देशांक है किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई, ये हम लिखेंगे 2D में किसी बिंदु के निर्देशांक, 2 डायमेंशनल कहते हैं इसे, किसी बिंदु के निर्देशांक। तो हम ऐसे लिखते हैं, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, ठीक है। x क्या है, ये x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, और y क्या है, ये y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। हमने मान लिया ये कोई पॉइंट P है, ये जो हमने लिखा है इसे हमने कहा P, ये पॉइंट P, हमने इसे आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये दोनों जहां काट रहे हैं वहां आ जाता है P, ये x y, x ये वाली दूरी, जितनी दूरी ये है उतनी दूरी ऊपर होगी, और जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहां पर होगी, ये y, ठीक है। ऐसे ही यदि हम 3D पर पहुंचे तो 3D पर क्या होता है, ये x y के साथ z भी इंक्लूड हो जाता है। 3 डायमेंशनल स्पेस कहते हैं हम उसे, त्रिविमीय आकाश कहा जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष भी कह सकते हैं हम उसको। क्या है, देखिए हमने ये लिखा x और y, बात करते हैं हम x अक्ष पर। जब हम x अक्ष पर चल रहे हैं तो केवल x वाली वैल्यू आती है, y वाली वैल्यू नहीं आती। अभी हम केवल x और y अक्ष वाली बात कर रहे हैं, x y प्लेन की बात कर रहे हैं, x y समतल, तो हम इसके निर्देशांक लिखेंगे x और 0, ठीक है। x अक्ष पर केवल x रहेगा, y नहीं रहेगा। अब हम चलते हैं y अक्ष पर, y अक्ष पर चलेंगे तो y अक्ष पर केवल y रहेगा, x नहीं रहेगा। पहले x लिखना है फिर y लिखना है। इसका मतलब यदि हम कह रहे हैं केवल x है तो y की वैल्यू 0, और यदि हम कह रहे हैं केवल y है तो x की वैल्यू 0। इसका मतलब ये हो जाएगा 0 y, ठीक है। इसे कहते हैं निर्देशांक। यही निर्देशांक यदि 3 डायमेंशन में बन जाए तो यहां जैसे हमने लिखा सॉरी 2D में किसी बिंदु के निर्देशांक x y, ठीक इसी तरह यदि 3D में लिखें तो 3D में किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं हम, 3D में किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, त्रिविमीय अंतरिक्ष कहते हैं 3D को, ठीक है। तो 3 दिशाएं हो जाएं जिसमें 2D मतलब जिसमें 2 दिशाएं हो। यहां हम x और y लेकर चल रहे हैं, 3D मतलब x y और z भी आ जाए तो हम बस किसी पॉइंट के निर्देशांक लिखेंगे x, y, z। यदि हम x अक्ष पर चलेंगे तो y और z 0 हो जाएगा, y अक्ष पर चलेंगे तो x और z 0 हो जाएगा, और z अक्ष पर चलेंगे तो x और y 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ये पॉइंट, ठीक है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, यहां पर होता क्या है, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष, इन सब में एक होता है इकाई सदिश, एक पर्टिकुलर इकाई सदिश होता है इनकी दिशा में। यदि हम x अक्ष की बात करें तो x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है i, ठीक है। y अक्ष की बात करें तो y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है j, और z अक्ष की बात करें तो z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश होता है k, ठीक है। तो i, j, k ये 3 है इकाई सदिश, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में। ये जैसे हमने x y आपको बता दिया है, x में चलेंगे तो i हो जाएगा, कैप लगा है इसके ऊपर। हम बोल रहे हैं इकाई सदिश, इकाई सदिश जिसका परिमाण 1 हो या जिसका मापांक 1 हो उसे कहते हैं इकाई सदिश। y में चल रहे हैं तो j होता है, z में चलें, देखो यदि हम इसी में z बनाना चाहें तो क्या हो जाता है, z होता है ये। इसका मतलब x y z क्या है, इसे थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं x y z क्या है। देखो रूम का कॉर्नर पॉइंट, रूम का कॉर्नर पॉइंट मतलब कोना देख लीजिए, जहां पर आपको से लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों मिल जाए तो वो हम ये पॉइंट बना रहे हैं, ये x, ये y, ये z। आप चाहें इधर x तो फिक्स रहेगा, y इधर बना लीजिए, z उधर बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये जो z है ये ऐसे ना होके ऐसे है, इसको हम ऐसे नहीं बना सकते हैं, इसलिए हमने इसको मतलब ऐसे नहीं दिखा सकते हैं हम इसको, तो इसलिए हमने इसको ऐसे बना दिया है। ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, ये 90 है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो जब हम x की दिशा में चलते हैं तो x की दिशा में इकाई सदिश होता है i, y की दिशा में इकाई सदिश होता है j और z की दिशा में इकाई सदिश होता है k।
तो यहां लिख लेते हैं हम x की दिशा में इकाई सदिश, दिशा में इकाई सदिश i, y की दिशा में इकाई सदिश, दिशा में इकाई सदिश मतलब j, और z की दिशा में इकाई सदिश, z की दिशा में इकाई सदिश मतलब k। ये फिक्स हैं, ठीक है। जब आप x में चलेंगे तो i रहेगा, y में चलेंगे तो j रहेगा, और z में चलेंगे तो k रहेगा, ठीक है। इन्हीं से हम स्थिति सदिश बनाते हैं एक पॉइंट का। देखो करना क्या होता है, यदि मान लिया x डायरेक्शन में कोई पॉइंट दिया गया है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में हम लेकर चलते हैं, उसके बाद उसे 3D में बता देंगे, आपको आसान रहेगा समझना। आपको क्या है कि यदि x डायरेक्शन में बिंदु दिया गया है a, मान लिया ये दूरी a है, ठीक है, तो a का स्थिति सदिश हम कैसे लिखते हैं, देखिए एक्स वाई प्लेन में चलते हैं पहले, फिर उसको हम 3D में डिफाइन कर देंगे। देखो मान लिया x पर चली गई दूरी किसी बिंदु द्वारा a है, ठीक है, मान लिया OA दिया गया है हमें x दिशा में, x अक्ष की दिशा में कहिए, x अक्ष की धन दिशा में कहिए, चाहे x अक्ष की, ये आप देख पा रहे हैं इधर x दिशा में दिया गया है, ये x अक्ष की धन दिशा में पॉजिटिव साइड चलते हो तो प्लस होता है, नेगेटिव साइड चलते हो तो माइनस हो जाता है। इधर चल रहे हो प्लस आई, इधर चलोगे तो माइनस आई, दिशा में OA, ठीक है, एक्स अक्ष की डायरेक्शन में है, O मतलब होता है मूल बिंदु, A तक एक्स अक्ष पर चली दूरी है, O कोई पॉइंट है एक्स अक्ष पर, ये कह सकते हैं हम, O एक पॉइंट है, तो OA इज इक्वल टू हमें दिया गया है A, ठीक है, तो हम कहते हैं इसको बिंदु A का स्थिति सदिश, A का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, इसको हम डिनोट करते हैं OA वेक्टर OA से, ठीक है, बिंदु O का स्थिति सदिश। ये होता क्या है, OA का मापांक इंटू I, ठीक है, x की दिशा में इकाई सदिश, ये लिखते हैं हम, तो इसका मतलब AI। ठीक इसी तरह यदि हमें मान लिया इस पर वैल्यू दी गई है, ये मान लिया यहां से यहां तक की डिस्टेंस b है, मतलब y अक्ष पर चली गई दूरी b है, तो b की दिशा में जो सदिश हो जाएगा OB क्या हो जाएगा, BJ, क्योंकि बस आपको तीन चीजें याद रखनी है, x दिशा I, y दिशा J और z अक्ष की दिशा K, ठीक है, x अक्ष की दिशा में I हो जाएगा, y अक्ष की दिशा में J हो जाएगा, z अक्ष की दिशा में K हो जाएगा। ठीक इसी तरह यदि y अक्ष की दिशा में बात करें कि धन दिशा में OB है इज इक्वल टू B, तो OB वेक्टर OB या बिंदु O का स्थिति सदिश, बिंदु O का स्थिति सदिश, ये हो जाता है OB इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर OB इंटू J, ठीक है, तो BJ। ऐसे ही यदि आप Z में चलेंगे तो मान लिया ये दूरी यदि C है तो OC वेक्टर हो जाएगा CK, क्लियर है। X अक्ष की दिशा में चलेंगे तो परिमाण इंटू I, Y में चलेंगे तो परिमाण इंटू J और Z में चलेंगे तो परिमाण इंटू K, क्लियर है। तीनों डायरेक्शन में हमने लिख दिया है ये X Y Z एक्सिस में। अब देखिए होता क्या है, एक पॉइंट दिया जाता है हमें 3 डायमेंशन में, जैसे हमने ये लिखा है AIBJCK। क्वेश्चन हमें इस टाइप का नहीं मिलता है, क्वेश्चन हमें मिलता है, देखिए कभी कभी तो हमें पॉइंट दे दिया जाता है और हमें स्थिति सदिश निकालना होता है, ठीक है, कभी कभी हमें स्थिति सदिश ही दे दिया जाता है। मान लिया कोई बिंदु P है, बिंदु P है, ये है P है जिसके निर्देशांक XYZ है, या आप ऐसा लिख रहे हैं ना, P है जिसके निर्देशांक
निर्देशांक एक्स वाई जेड हैं। एक्स पूरा दिख पा रहा है आपको? हाँ ठीक है, जेड है या ए बी सी है, लिख लेते हैं, आसान रहेगा, पर्टिकुलर नहीं हो जाएगी एक वैल्यू, ए बी सी ऐसे लिख सकते हैं, या यदि ऐसे दिया गए तो भी एक ही बात है। मतलब इसका मतलब यह है कि बिंदु P के निर्देशांक ये हैं, तो हम लिखते क्या हैं, मूल बिंदु के सापेक्ष सदिश लिख देते हैं, मतलब स्थिति सदिश। हम इसको लिखते हैं तब P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश। हम इसको पढ़ते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P ऐसे लिखते हैं, OP वेक्टर लगा देते हैं। करना क्या होता है हमें, A के साथ I से मल्टीप्लाई, AI प्लस BJ प्लस CK ऐसा करना होता है हमें। क्लियर है? अब ये कहाँ से आ जाता है भाई, OP यदि ये आया है तो ये कैसे आया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या है, एक त्रिभुज नियम होता है सदिशों के योग का, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, ठीक है। क्या है ये त्रिभुज नियम? मान लिया दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, माना एक वेक्टर ये मूल बिंदु है O, ठीक है। इससे पहले हम आपको ये बता दें, जैसे हमने ये लिखा है, ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, इसकी दिशा इससे इसकी तरफ है, A से B की तरफ है, तो स्टार्टिंग वाला है, हम इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, मतलब आदि बिंदु या प्रारंभिक बिंदु, आदि बिंदु या मूल बिंदु, बिंदु या फिर मूल बिंदु। B ये होता है टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब हम इसको कहते हैं अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु, ठीक है। आदि और अंत आपने पढ़ा होगा ना, वही है बस, टर्मिनल या टर्मिनस भी कह देते हैं, पॉइंट। क्लियर है? या फिर इसे कहिए आप हेड, इसे कहिए टेल। स्टार्टिंग एंड आप ऐसे पढ़ लीजिए, बस याद रखना है, स्टार्टिंग और एंड पढ़ लीजिए। तो करते क्या है, मान लिया ये O है, ये पॉइंट A है, वेक्टर OA हो गया A, ठीक है, और एक वेक्टर OB है, ये हो गया आपका B। हमने इसको मिला दिया, इसको इससे, ठीक है, A को B से मिला दिया है हमने, ठीक है, ये हमने मान लिया A। तो हमारा त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि हम पहले OA फिर AB इज इक्वल टू OB, मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं को यदि ऐड करें तो तीसरी भुजा उसका उन दोनों भुजाओं का योग बताती है। ये होता है त्रिभुज का नियम। जैसे हमने इसमें गए हैं हम, तो हम इसे कह सकते हैं OA प्लस, यहां से यहां तक पहुंचे, फिर यहीं से अगली वाली लाइन को स्टार्ट कर देना है, AB इज इक्वल टू OB, ठीक है, शुरुआत वाला पॉइंट और फिर एंड वाला पॉइंट। बस आपको ये याद रखना है, यहाँ शुरुआत O से हुई है, एंड कहाँ जा रहा है, B पर, ठीक है। तो ये जो बीच के दोनों सेम हैं, इनको हटा देंगे, बस फर्स्ट और लास्ट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमें एक और फॉर्मूला मिल जाता है, AB इज इक्वल टू, ये हो जाता है OB माइनस OA। इसका मतलब हम इसको ऐसा कहते हैं कि B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। यदि हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है या A टू B हमें जाना है, तो हम कहते हैं बिंदु A का स्थिति सदिश माइनस बिंदु B का स्थिति सदिश। देखिए आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस उतना ही जानना जरूरी है इस वेक्टर में जितना आपके क्वेश्चन में यूज होना है, ठीक है। बाकी सब आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ते ही हैं चीजें, यहाँ पर आपको बस जितना जरूरी है हम बस उतना ही आपको पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें बस इतना ही चाहिए। क्लियर है? तो यहां से B का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश, इस नियम का यूज करके ही हमें ये मिल जाता है। 3 डायमेंशनल स्पेस में यदि हम इसको बनाएं तो ये नियम यूज करने के बाद हमें ये मिल जाता है। क्लियर है? 2 डायमेंशन में बता देते हैं तो 3 डायमेंशन में आसानी रहेगी आपको समझने में। क्या होगा, देखो ऐसा होता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, ये x y, x ये y, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है, ये मूल बिंदु O,
ये हमने कहा A है, ये हमने कहा था आपको B है, ये A, ये B। तो वेक्टर OA कितना हो गया था? वेक्टर OA हो गया था AI, x दिशा में जा रहे हैं। वेक्टर OB कितना हुआ था? वेक्टर OB हो गया था हमारा BJ। अब हमने यहाँ पॉइंट मान लिया है, मतलब इसे आगे बढ़ाया, इसे आगे बढ़ाया, जहाँ ये काट रहे हैं ये पॉइंट P मान लिया हमने, ठीक है। इससे इसको मिला दिया, ये वेक्टर R मान लो, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? देखो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, मतलब ये वाली दूरी भी B हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये है, इसका मतलब परिमाण में भी बराबर है और दिशा में भी बराबर है। इसका मतलब यदि हम वेक्टर AP की बात करें तो ये भी BJ हो जाएगा। अब हम इसमें ये नियम लगा देते हैं। ये नियम क्या कहता है? हमें यहाँ से पहुंचना है तो पहली साइड ये, मतलब एक साइड प्लस दूसरी साइड बराबर तीसरी साइड। इसका मतलब वेक्टर R बराबर हम लिख सकते हैं OA प्लस AP। यहाँ पर साथ साथ लिख लेंगे AP इज इक्वल टू वेक्टर OB। वेक्टर OB मतलब BJ, ठीक है। वेक्टर R कहें या इसे वेक्टर OP भी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा? AI प्लस BJ। ठीक इसी तरह ये AB है। यदि 3 डायमेंशन में पहुंच जाएं, अब ये दोनों जुड़ गए हैं, ठीक है। ये R हमने मान लिया, हम नहीं भी मानेंगे तो केवल OB लिख सकते हैं। ऐसे यदि हम 3D में चलें तो 3 हो जाएंगे, जैसे 2 जुड़े हैं वैसे 3 भी जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको वो कैसे जुड़े, क्यों जुड़े, वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में। मतलब हमें वेक्टर दे दिया जाएगा और हमसे कभी एडिशन करवाएगा, मतलब जो जैसे इस फॉर्म में वेक्टर दिया जाएगा या फिर कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और हमसे स्थिति सदिश निकलवाने के बाद जोड़ेंगे या घटाएंगे, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। इसका क्या मतलब है? B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर AB इज इक्वल टू, ये जो हमने यहाँ बनाया है इसे आप चतुर्भुज का नियम भी कह सकते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाओं से निरूपित होते हैं, संलग्न भुजाओं से, मतलब एक भुजा यदि ये है दूसरी भुजा ये है, तो जो इनका योगफल है वो विकर्ण से प्रदर्शित होगा, ठीक है। समांतर चतुर्भुज ऐसा भी होता है, ऐसा भी लिख देते हैं हम। ये है आपका आयत, हालांकि दिखने में तो स्क्वायर लग रहा है, A और B बराबर मान भी सकते हो, नहीं भी मानते हो तो आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं, आप वर्ग को भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम एक बार फिर से लिख देते हैं AB को। AB क्या है? AB इज इक्वल टू ये है OB माइनस OA, मतलब बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये हम फॉर्मूले में यूज करेंगे क्वेश्चंस में। या हमने आपको कहा है कि यदि डायरेक्शन बदल जाती है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, माइनस आ जाता है। AB है, हम इसको लिख सकते हैं माइनस BA। यदि हम इसकी डायरेक्शन इधर से इधर ना करके B से A की तरफ लगाना चाहें तो ये ऐसा हो जाएगा, AB ना लिख के BA लिखें तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहां देखिए आप, BA इज इक्वल टू माइनस AB, ठीक है। मतलब माइनस यहां ले लीजिए, BA माइनस AB होगा, जैसे AB माइनस BA है वैसे माइनस BA माइनस AB है, तो माइनस AB मतलब माइनस OB माइनस OA, माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो OA माइनस OB। कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी का पोजीशन वेक्टर मतलब किसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं वेक्टर की, तो लास्ट वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट वाले का पोजीशन वेक्टर। क्लियर है सभी को? अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, जैसे हमने अभी लिखा कि P का स्थिति सदिश इतना है, ठीक है। तो हम जैसे ही P का स्थिति सदिश लिखा था AI BJ C के, ये हम एक ही फॉर्म में लिख देते हैं और आपको फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला मतलब मापांक हम कैसे निकालेंगे, गुणांक दिया है, मापांक कैसे निकालेंगे, और इसके अलावा आपसे इकाई सदिश पूछा गया है तो कैसे निकालेंगे। देखो मान लिया वेक्टर A इज इक्वल टू है
A1i A2j प्लस A3k, तब वेक्टर A का मापांक। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, आपसे बताया था शुरू में, या आप केवल A लिखते हैं इसको, ठीक है, हमने आपको शुरू में भी बताया है ये। तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये है आपका मापांक। इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, मापांक मतलब मॉडुलस ऑफ A, यहां लिख देते हैं हम मॉडुलस ऑफ A, स्मॉल a। ठीक इसी तरह इकाई सदिश A का, वेक्टर A का, तो यूनिट वेक्टर ऑफ A, यूनिट वेक्टर ऑफ A या A की दिशा में इकाई सदिश, एक ही बात है। क्या होता है, हम इसको ऐसा लिख देते हैं A कैप से। A कैप क्या है, वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, मतलब A1i प्लस A2j प्लस A3k अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है A कैप। क्लियर है? तो क्वेश्चन इस टाइप का भी पूछ लिया जाता है, इस टाइप का भी पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यदि मान लिया यहाँ A में लिखा है, मान लिया हमारे पास A है हमारा A1i प्लस A2j प्लस A3k, वेक्टर A, और वेक्टर B है हमारा B1i प्लस B2j प्लस B3k, और हमें लिखना है A प्लस B और A माइनस B। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, I वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, J वाले एक साथ ऐड कर लेंगे, K वाले एक साथ ऐड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा A1 प्लस B1 I प्लस A2 प्लस B2 J, दिख पा रहा है पूरा, ठीक है, A3 प्लस B3 K, ठीक है। प्लस करना है तो प्लस लगा देंगे और माइनस करना है तो आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए जितना बेसिक था हमने आपको बता दिया है। अब हम कल की क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चंस लेके सॉल्व करेंगे। पिछले कुछ ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन हमें मिले हैं वेक्टर से, तो पहले इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस पर बेस्ड हैं। उसके बाद हम चलेंगे डॉट प्रोडक्ट पर। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणन पर, या फिर कहें हम इसे बिंदु गुणन, तब हम बिंदु गुणन पर चलेंगे। पहले नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितना हमने अब बताया है, मापांक, पूर्णांक, जोड़ना घटाना, इस टाइप वाले, ठीक है। तो आप कल की क्लास में जरूर आना है आप सभी को, क्योंकि कल ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने बता दिया है, ये क्लास आपको देख लेनी है ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाएं कि हाँ किसको क्या कहते हैं, किसको किससे प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है सभी को? तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जितने स्टूडेंट ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप डाउट ग्रुप है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों जरूरी है दोनों को ज्वाइन करना? देखिए डाउट्स तो इसलिए कि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डाउट आपको मिलेंगे तो आप वहां डाउट भेज सकें। हम डाउट क्लास लेंगे तो आपके डाउट्स ले लेंगे, सॉल्व करा देंगे क्वेश्चंस। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी प्रैक्टिस के लिए। पीडीएफ जो हम चैप्टर्स करा रहे हैं, चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ मिल जाती है, आप प्रैक्टिस कीजिए वहां से, और प्रॉब्लम हो तो डाउट ग्रुप पर भेजिए, ठीक है। बाकी स्टूडेंट से भी आप डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स, मतलब क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हैं आपके। टेलीग्राम चैनल का नाम नीचे आ ही रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमें आपको देनी होती है वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाती है। किस टाइम कौन सी क्लास होनी है, सारा शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, उससे क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको, ठीक है। टाइम वगैरह तो टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको उसमें। टाइम से आप आएँ, क्लास देखें, और डेली का डेली प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।